नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कानपुर का जो ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है अमरौधा। और इस अमरौधा कस्बे में एक मोहल्ला है जिसे कटरा मोहल्ले के नाम से जानते हैं। इस कटरा मोहल्ले में 27 दिसंबर की सुबह सुबह एक ऐसी घटना हुई कि पूरा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो गया और सारे लोग हैरान रह गए। घटना ये थी, एक शख्स ने अपनी जान दे दी थी और खुद ही उसने ये फैसला किया था और अपने कमरे में, अपने घर में उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। लेकिन खुद को ख़त्म करने का उसका जो तरीका था वो बड़ा ही वियर्ड था, बहुत अजीब था। हालांकि खुद को ख़त्म करने का कोई भी फैसला जो है वो सही नहीं होता और उसे किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आम तौर पर लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए फंदे का या फिर जहर का तरीका चुनते हैं। लेकिन उसने जो तरीका चुना था वो बहुत अजीब था। अजीब इसलिए था कि उसने एक तेज़ धार चाकू से खुद अपने हाथों से अपना गला काट लिया था। अब इस तरह की चीज़ें आमतौर पर थोड़ी नामुमकिन लगती है। इसलिए नामुमकिन लगती है क्योंकि जब आदमी इस तरह का कोई एफर्ट करता है तो आउट ऑफ पेन, आउट ऑफ फियर उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस ब्रूटैलिटी से उसकी मौत हुई थी और जिस जघन्य तरीके से उसने अपने आप को ख़त्म किया था, अपना उसने गला काटा था, वो देखकर घर वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी बिल्कुल सन्नाटे में आ गए, चौंक गए। सबसे पहले तो इस शख्स को खुद उसकी बीवी ने देखा। बीवी का नाम है शमा परवीन और जिस शख्स ने खुद को ख़त्म किया था उसका नाम है कलीम। कलीम की उम्र तकरीबन 42 साल की थी और वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। इन दिनों वो अपने घर में था, यानी ड्राइविंग के काम से उसने छुट्टी ले रखी थी। और 27 दिसंबर की सुबह लोगों ने, उसके घर वालों ने ये नोटिस किया, ये देखा कि वो खुद अपने कमरे में मृत पड़ा है, मुर्दा पड़ा है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। प्रोबेबली उसी चाकू से उसने अपना गला रेता है। जब बीवी शमा परवीन रोती चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकली, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो मंजर देखा कमरे के अंदर का, उसे देखकर सारे लोग घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, फिर शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस को उम्मीद थी कि अगर कुछ कहानी में और ट्विस्ट है या कोई और पेंच है तो शायद पोस्टमार्टम से पता चल जाए, क्योंकि पुलिस भी ये देखकर हैरान थी कि एक आदमी खुद अपने हाथों से अपना गला काट कर खुद को ख़त्म कैसे कर सकता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो बहुत कॉपी बुक टाइप की रिपोर्ट थी, यानी कोई शॉकिंग रिविलेशन उसमें नहीं था। उसमें ह्यूज ब्लड लॉस को, हेवी ब्लड लॉस को मौत की वजह बताई गई थी और साथ ही जो मौत की एक दूसरी वजह थी वो थी ट्रैकिया का कट जाना। ट्रैकिया यानी गले की सांस नली का कट जाना। तो ये चीज़ कत्ल की सूरत में भी हो सकता था और अगर जैसा कि बताया गया उसने खुदकुशी की है तो उस सूरत में भी हो सकता था। इसीलिए कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने तो आ गई, लेकिन कॉज ऑफ डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री है इसका पता अभी पुलिस को लगाना था। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया था, घर वालों से पूछताछ की थी, लेकिन मौके से कोई भी सुइसाइड नोट या ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली जो कलीम के खुद को ख़त्म करने की जो थ्योरी है, जो कहानी है, उसको स्टैब्लिश करती, उसको सपोर्ट करती। बहरहाल पूरा परिवार अब गम में डूबा हुआ था। महज एक दिन पहले यानी 26 दिसंबर को कलीम के जो चाचा हैं उनकी बेटी की शादी थी और पूरा परिवार वहाँ गया हुआ था। खुद कलीम भी वहाँ गया था और कलीम के साथ उसकी पत्नी शमा परवीन भी गई थी। बहुत खुशनुमा, खुशगवार माहौल था, मेहमान आए हुए थे और उस शादी से देर रात कलीम और उसकी बीवी शमा परवीन घर लौटी थी। शादी वाली जगह पर भी कलीम को और शमा परवीन को लोगों ने देखा था, नोटिस किया था, सबसे बात हुई थी और तब भी लोगों ने ऐसा कुछ सेंस नहीं किया कि कलीम खुद को ख़त्म भी कर सकता है। इसीलिए लोग और ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में हो और कोई, किसी को अकेलापन अच्छा लग रहा हो, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा हो और इस तरह की कोई घटना हो जाए तो लोग जो है उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी जो शादी में जा रहा हो, खुशियाँ मना रहा हो, बीवी साथ में हो,
किसी बात की कोई कमी ना हो, अचानक वो दुनिया छोड़कर चला जाए और इस तरह से, तो फिर लोग उसको मतलब लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हजम नहीं होती बात। तो लोगों को ये बात हैरान कर रही थी। अगले दिन कब्रिस्तान में कलीम को दफनाए जाने की जो परंपरा है, जो रिवाज है, उसके लिए सैकड़ों लोग जुटे, नाते रिश्तेदार सारे जुटे और पूरा परिवार गम के माहौल में कलीम की मैयत को कब्रिस्तान तक लेकर गया और वहाँ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टमार्टम पुलिस पहले ही करा चुकी थी और कॉज ऑफ डेथ में ब्लड लॉस और ट्रैकिया के कटने की बात सामने आई थी। अब पुलिस इस मामले की छानबीन करने लगी और कलीम और उसकी बीवी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी। तो ये पता चला कि कलीम अक्सर घर से बाहर रहा करता था और कलीम और उसकी बीवी ने कई साल पहले प्रेम विवाह किया था। और अभी जैसे कलीम की उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास है और उसकी बीवी की उम्र कलीम के मुकाबले काफ़ी कम थी, कम से कम वो 10 साल के आसपास उससे छोटी थी। ऐसे में दोनों के बीच में एक एज गैप भी था, लेकिन शादी के बाद दोनों को 3 बच्चे भी हुए थे। मगर अनफॉर्चुनेट और दुखद बात ये थी कि दोनों के तीनों बच्चों की मौत अलग अलग वक्त पर अलग अलग बीमारियों और हेल्थ रीजंस की वजह से हो गई थी। तो देखा जाए तो दोनों के बीच आपस में कोई रिफ्ट या कोई तकरार वाली बात नहीं थी, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में गम बहुत था। किसी कपल के 3 बच्चे हो और तीनों बच्चों की मौत हो जाए तो ये कितनी तकलीफ़देह बात है, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कलीम के मौत की एक वो वजह भी पुलिस को और लोगों को समझ में आ रही थी। लेकिन सवाल यह भी था कि उस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होनी चाहिए तो वो कलीम की बीवी शमा परवीन को होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर इमोशनल होती हैं और माएँ जो हैं वो अपनी बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं इमोशनली। ऐसे में अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ कई बार खुद को संभाल नहीं पाती और यहाँ तो बच्चों की मौत को भी लंबा वक्त गुजर चुका था। ऐसे में कलीम ने जान क्यों दी, ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस तफ्तीश करती हुई पुलिस ने अब बड़ी खामोशी से, खुफिया तरीके से CDR जो है इनकी निकलवाई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और वो CDR कलीम की निकलवाई और साथ में शमा परवीन की CDR भी निकलवाई गई। तो जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस ने निकलवाया तो कलीम के मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखकर पुलिस चौंक गई। पुलिस इसलिए चौंक गई क्योंकि कलीम ने खुद को ख़त्म करने से पहले 26 दिसंबर और 27 दिसंबर की दरमियानी रात को, ये दिसंबर अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये मतलब बहुत ऑब्वियस है कि ये दिसंबर 2025 की बात हो रही है। इस वक्त हम 2026 में हैं, यानी पिछले महीने की। तो 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात को खुद को ख़त्म करने से पहले कलीम ने अपने मोबाइल फ़ोन से 2 फ़ोन कॉल किए थे और ये दोनों फ़ोन कॉल किए थे अपने ही परिवार के एक मेंबर को जिसका नाम है समीर। समीर बेसिकली कलीम का भतीजा है और उसको ही कलीम ने फ़ोन किया था। अब पुलिस ने समीर से पूछताछ की। पुलिस ने पूछा कि भाई ये क्या बात है, तुम्हारे नंबर पर 2 कॉल है, बल्कि लास्ट कॉल तुम्हारे ही नंबर पर है और फिर उसकी मौत हो गई, तो ऐसी क्या बात हुई, तुम्हें वो क्यों फ़ोन कर रहा था, क्यों बुला रहा था, क्या मामला है। तो समीर ने बताया कि हाँ, असल में मेरे चाचा जो है वो थोड़े नाराज़ थे क्योंकि शादी वाली जगह पर जो है चाची और चाचा दोनों गए थे, उसके बाद वो वापस लौटे और उसके बाद चाचा थोड़े नाराज़ हो गए थे। ये फ़ोन कॉल जो है वो कलीम चाचा के मोबाइल फ़ोन से ज़रूर किए गए, लेकिन फ़ोन जो है चाचा ने नहीं किए बल्कि मेरी चाची शमा परवीन ने ही मुझे फ़ोन किया था। अब जब समीर ने ये बात बताई तो पुलिस अब इस फ़ोन कॉल की पहेली को सुलझाने में लगी। पुलिस को लगा कि अगर शमा परवीन से पूछताछ करेंगे तो शायद कोई और कहानी हो तो वो सामने आए। पुलिस ने कलीम की पत्नी और समीर की चाची शमा से पूछताछ की और ये जानना चाहा कि आखिर उसने अपने पति के फ़ोन से समीर को क्यों कॉल किया। तो जब शमा से पूछताछ हुई तो शमा ने बताया कि हाँ, मैंने फ़ोन किया था क्योंकि ये बहुत नाराज़ हो रहे थे, उन्हीं का फ़ोन हाथ के पास था तो हमने फ़ोन कर दिया और कहा कि आओ, तुम्हारे चाचा बहुत नाराज़ हो रहे हैं, इनको समझाओ। मैंने इसी इरादे से फ़ोन किया था, समझाने बुझाने के इरादे से। फिर पुलिस ने पूछा कि क्या समीर आया था, तो शमा परवीन ने मना कर दिया, बोला नहीं, बिल्कुल नहीं आया, मैंने तो फ़ोन बस किया था सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि समीर घर में आता जाता है, बातचीत होती है, तो हमने सोचा कि अगर समीर समझाएगा तो शायद कलीम का गुस्सा कुछ कम हो जाए मेरे हस्बैंड का, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था। इसके बाद मैंने सुबह देखा तो ये हालत थी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी
तो पुलिस ने एक चीज़ नोटिस की। वो चीज़ ये कि समीर के हाथ में, राइट हैंड में, पुलिस ने एक ज़ख्म देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, और ज़ख्म जो है वो उंगलियों के इर्द गिर्द थी, यानी उंगलियों पर कट मार्क था। ये अपने आप में एक सस्पिशन रेज करने वाली, एक शक पैदा करने वाली बात थी, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो रहस्यमयी मौत के वक्त लास्ट कॉल जिसके नाम पर गई हो, उसी आदमी के हाथ में ज़ख्म के निशान मौजूद हों, और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी जिसकी मौत हुई हो, उसके नंबर से फ़ोन किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहस्य को गहरा कर रही थी। अब पुलिस ने शमा परवीन की जो CDR निकलवाई थी उसको बहुत गौर से देखना पढ़ना शुरू किया, और जब पुलिस ने देखना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि शमा परवीन के साथ उसके भतीजे समीर की बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, और ये बातचीत जो है थोड़ी अनयूजुअल है। अनयूजुअल इसलिए है कि कोई भी आदमी किसी से अगर बात करता है, तो अगर रोज़ बात करता हो तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कोई एक बार में बात करेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई प्यार मोहब्बत वाली बात न हो। तो शमा परवीन से उसके भतीजे समीर की तकरीबन रोज़ बात होती थी, और दोनों के बीच में घंटों बात होती थी। और उधर से शमा परवीन और समीर के बीच में ये जो बातचीत होती थी, इसके बारे में घर वालों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अलबत्ता समीर का उनके घर में आना जाना ज़रूर था। इसके पीछे जब शमा परवीन और समीर से इशारों में पूछताछ हुई और कहा गया कि भाई तुम लोग इतनी बातचीत क्यों करते हो, तो शमा ने एक थ्योरी भी बताई है, कहानी भी बताई। उसने कहा कि हमारे तीनों बच्चों की मौत हो गई और मेरे पति बाहर रहते हैं, चूँकि बच्चों के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो समीर ने कुछ पैसों की हमें मदद की थी, और उन्हीं रुपए पैसों के सिलसिले में मेरी समीर से बात हुआ करती थी। जब घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो इस कहानी में भी दम नज़र आया, क्योंकि घर वालों ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, समीर ने कुछ पैसे जो है वो कलीम की वाइफ को दे रखे हैं, अपनी चाची को दे रखे हैं। लेकिन जिस तरह का फ़ोन कॉल पर लंबी लंबी बातें होना और समीर के हाथ में ज़ख्म का निशान होना, ये सारी बातें जो है पुलिस के शक को लगातार गहरा कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने शमा परवीन से अलग से पूछताछ की और समीर को भी हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों से पूछताछ हुई तो दोनों ने अकेले अकेले की गई पूछताछ में कलीम की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। यानी अब तक ये जो बात कही जा रही थी कि कलीम ने खुद को ख़त्म कर लिया और उसने खुद अपनी जान ले ली, ये थ्योरी, ये बात गलत साबित हुई। छानबीन में ये पता चल गया कि इस मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद शमा परवीन है, और साथ ही है उनका भतीजा समीर। असल में दोनों के बीच ये जो रिलेशन था चाची और भतीजे के बीच में, इसके बारे में चाचा को, कलीम को जानकारी हो गई थी, और कलीम अक्सर इस पर एतराज़ किया करता था। इसी एतराज़ की वजह से और रोज़ रोज़ की चिक की वजह से, झमेले की वजह से शमा ने और समीर ने मिलकर यह तय किया था कि वो कलीम को रास्ते से हटा देंगे। इसी प्लान के तहत, चूँकि पड़ोस में उस दिन शादी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलीम के चाचा की बेटी की शादी थी, तो वहाँ काफ़ी रौनक थी, भीड़ भाड़ थी, शोर शराबा था। इसी शोर शराबे के आड़ में शमा ने पहले तो मोबाइल फ़ोन से कॉल करके समीर को बुलाया, और चूंकि उस पर शक ना हो इसीलिए उसने पति के मोबाइल फ़ोन यानी कलीम के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। और ये तब किया जब कलीम जो है वो नशे में धुत था और उसे अपना होश नहीं था। वो शादी में भी गया था और दावत में भी उसने जमकर शराब पी थी, और पीने के बाद वो घर आकर लेटा हुआ था, और उसके फ़ोन से शमा ने फ़ोन करके अपने भतीजे समीर को बुला लिया। समीर आया चाकू लेकर, उसने उसी चाकू से नशे की हालत में कलीम की गला रेत कर हत्या कर दी। और जब वो कलीम का गला रेत रहा था, अपने चाचा का गला रेत रहा था, तो खुद कलीम की पत्नी शमा परवीन ने उसके हाथ जो है वो कसकर पकड़े हुए थे, और इस तरह से सांस की नली कटने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके कपड़े जो है समीर के, वो खून से सन गए, गीले हो गए, और उन कपड़ों को उसने वहीं पर डिस्पोज ऑफ किया, फेंका। बल्कि शमा परवीन ने उन कपड़ों को संभाल लिया, अपने कब्जे में ले लिया, और इसने दूसरे कपड़े पहनकर वो निकल गया वहाँ से। और फिर उसके बाद वो शादी में जाकर फिर से जो है वो दावत में शामिल हो गया, ताकि लोगों को उसके डिसअपियरेंस, बीच में गायब होना और फिर वापस आने पर कोई शक ही ना हो। ऐसा हुआ भी। घर परिवार के लोगों को समीर पर बिल्कुल शक नहीं था। अगले दिन मैयत से लेकर और तमाम जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन सारे रिचुअल्स में, उन सारी परंपराओं में समीर जो है वो लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा। थाना पुलिस के पास जाता रहा, घर वालों के साथ मातम पुरसी करता रहा, और किसी ने समीर पर कोई शक नहीं किया था। हाथ पर जो चोट के निशान थे उसको लेकर समीर ने कोई झूठी कहानी सुनाई थी, लेकिन जब तफ्तीश में पुलिस ने सख्ती की तो पता चला कि ये चोट
बल्कि ज़ख्म ये तब लगा जब समीर ने जिस चाकू से उसने कलीम की हत्या की थी उस चाकू को तोड़ने का प्रयास किया था, तोड़ने की कोशिश की थी। तोड़ने की कोशिश में वो चाकू उसके हाथ में लग गया और कट हो गया, और जब कट गया तो फिर उसको लगा, उसने इरादा बदल दिया, कत्ल के इस मामले को अब दूसरा रूप दे दिया जाए, और इसी इरादे से उसने वो चाकू जो है वो कलीम की हथेली पर रख दिया, ये दिखाने के लिए कि कलीम ने खुद को ख़त्म कर लिया है। और इसके बाद वो मौके से भाग निकला। रात गुजरने का शमा परवीन ने इंतज़ार किया और उसने सुबह शोर मचाया कि उसके पति कलीम ने जान दे दी है, मगर तफ्तीश में सारी कहानी साफ हो गई। तो ये था पूरा घटनाक्रम, ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? पुलिस की तफ्तीश पर आपका नज़रिया क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक महिला ने खुद अपने पति की जान ले ली, और जब पति की मौत हो गई तो उसके पति की आत्मा कथित रूप से उस महिला पर आ गई, और उसके बाद वो महिला जो है खुद ये बताने लगी कि पति की लाश कहाँ पर पड़ी है और कैसे उसकी मौत हुई है। बाद में जब तफ्तीश हुई तो सच्चाई सामने आ गई और ये पता चल गया कि आत्मा वात्मा के पीछे कुछ और कहानी थी, और सच्चाई ये थी कि पत्नी जो है उसने खुद अपने पति की जान ली थी। तो उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। अमित ने कमेंट किया है, उन्होंने ये कहा है कि किसी को मारने से अच्छा ये होता कि महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। अमित, आपका कहना बिल्कुल सही है। सचिन गुप्ता ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि खुद ही फंस गई अपनी चाल में, वैसे भी पकड़ी जाती, बस थोड़ी देर से पकड़ी जाती, ऐसा सचिन जी ने कहा है। बिल्कुल आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कई बार असहमत भी होता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि किसी की बात गलत हो, लेकिन अभी जो आपने बातें लिखी हैं वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। और बाकी पारुल दिशा ने भी कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि उस लेडी ने ऐसा ड्रामा इसलिए किया क्योंकि इंडिया में लोगों का मानना होता है कि मृत व्यक्ति का दाह संस्कार न हो तो आत्मा परिवार वालों को परेशान करती है। इसके अलावा सुशील मंजू ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने बहुत मतलब डिटेल में कमेंट किया है, और इन्होंने कहा है, मतलब जो इन्होंने लिखा है ना वो मुझे पढ़ते हुए थोड़ी मैं मतलब झेंप इसलिए रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत तारीफ़ की है और बहुत हौसला अफजाई की है। तो मैं मतलब कृतज्ञ हूँ आपका, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए लिखी हैं। और बस इन्होंने जो बातें लिखी है उसमें से एक ही बात मैं पढ़ना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ में वो जादू है जो श्रोताओं को बांध लेता है, शब्द आपके स्वर के साथ मिलकर सीधे मन तक पहुँचते हैं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वक्त निकाल कर मेरे लिए इतना सब कुछ लिखने के लिए। सुशील विश्वकर्मा जी ने ये कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी। और एपी चैट के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि अगर बॉडी नहीं मिलती तो उसका पैसा नहीं मिलता, इसलिए पत्नी ने नाटक किया होगा, बॉडी नहीं मिलने पर 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन मुझे पैसे के बारे में मैं इसलिए नहीं जानता हूँ क्योंकि कोई इंश्योरेंस वगैरह था या नहीं। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो बातें सामने आई थी उसमें ये पहलू जो है वो अनदेखा अनजाना सा है। अभिजीत ने भी कमेंट किया है और कहा है कि इस तरह के भूत एक थप्पड़ में निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। सलमा ने कमेंट किया है और कहा है कि कई बार किसी की गलती निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी काम को अगर कोई खुद करे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सलमा जी ने भी बहुत लंबा कमेंट किया है और इन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की है। थैंक यू वेरी मच सलमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा सायरी कृष्णा के नाम से एक आईडी है, सयारी कृष्णा। इन्होंने कहा है कि आपने बहुत अच्छे से घटना का वर्णन किया। दीपक ने कहा है शांति दूत तो ऐसे ही है, ऐसा कमेंट उन्होंने किया है। एनीवे, इसके अलावा बैचलर 5 भट्ट के नाम से एक आईडी है। वीडियो के पहले 5 मिनट में पता चल गया कि पत्नी ने ही मरवाया होगा। तो बैचलर भट्ट साहब ने ये सेंस कर लिया था, बहुत अच्छी बात है कि आपको 5 मिनट में पता चल गया। और संदीप रोज़ ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि उमेश जी को मेरा राम राम। ओके, उमेश जी यानी हमारे जो धौलपुर के रिपोर्टर हैं, इन्होंने उनके लिए लिखा है। संदीप रोज़ जी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। भारती देवी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी ही औरतों ने सबको बदनाम कर रखा है। जगदीश चांदेगड़ा जी रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा रमन ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि आई थिंक काका से मतलब राजेश खन्ना। एनीवे, असल में किसी हमारे दर्शक ने ये कमेंट किया था कि उन्हें काका की आवाज़ और उनकी अदायगी बहुत पसंद है और उसके बाद वो मेरी आवाज़ और मेरे पेशकश को वो पसंद करते हैं। अब मैं ये रिलेट नहीं कर पा रहा था कि काका से उनका मतलब क्या है। तो काका राजेश खन्ना को कहते हैं ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ राजेश खन्ना जी और कहाँ मेरी आवाज़, कैसे आखिर मैं रिलेट करूँ, तो इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।
संजू लामा ने भी कमेंट किया है। गुरप्रीत सिंह जी का कमेंट है, सत श्री अकाल, लुधियाना से लिखते हैं, मेरी ओर से भी आपको सत श्री अकाल। और दुनिया रंग बिरंगी के नाम से एक आईडी है, वीरेंद्र सिंह जी का कमेंट है। और इसके अलावा बिंगो के नाम से कमेंट है, मनप्रीत तूर ने कमेंट किया है। इंडियन नॉलेज के नाम से एक आईडी है। और इसके अलावा रेसर प्रो इन्होंने भी कमेंट किया है। और साथ में दीदारुल बापू ने कमेंट किया है, उमा सिंह चौहान ने कमेंट किया है। और साथ ही मनीषा गाडगिल साहब का कमेंट है। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस आर डूम्ड। कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि अगर पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि उस तरह के रिलेशनशिप का जो है वो अंत बुरा होता है, सही नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा किसी और कहानी, किसी और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।